हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक तो बताया था कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के जो कार्य थे कि उसने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। फिर मेटरनिख और जर्मनी की जो मेटरनिख का जर्मनी के प्रति जो व्यवहार था और जो बौद्धिक आंदोलन चला था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो चला था जर्मनी में। और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था ज़ोल्वरीन के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि जर्मनी के प्रशासनिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था। जर्मनी के कुछ राज्यों ने एक संघ बना लिया था, चुंगी संघ जिसे बोलते थे, और जर्मन भाषा में इसे बोलते थे ज़ोल्वरीन, तो यानी जर्मन कस्टम्स यूनियन। तो इस ज़ोल्वरीन के अंतर्गत कई राज्य जो इकट्ठे हो गए थे और प्रशा के नेतृत्व में, और जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हो गई। फिर इसके बाद जो अगला कारण हम पढ़ेंगे वो है फ्रांस की 1848 की क्रांति। तो देखिए, फ्रांस में केवल एक क्रांति नहीं हुई 1789 में, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। 1830 में, 1848 में फिर क्रांतियाँ हुई। और ये क्रांतियाँ किसके खिलाफ? ये क्रांतियाँ निरंकुश राजसत्ता के खिलाफ हुई। देखिए, एक बार तो 1789 की क्रांति में जो सत्ता पक्ष था वो उसको रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। पुनः निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो गई थी। तो ऐसे ही फ्रांस में जब 1848 में क्रांति हुई तो इसका जर्मनी पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1848 में हुई फ्रांस की क्रांति के साथ साथ वियना में मेटरनिख का पतन हो गया। और जब जर्मनी के लोगों को पता चला कि वियना में मेटरनिख का पतन हो गया है, मेटरनिख तो एक प्रतिक्रियावादी जो है शासक था, तो ये सुनकर जो है जर्मनी के विभिन्न राज्यों में निरंकुश राजसत्ता के खिलाफ विद्रोह आरंभ हो गया। जैसे प्रशा, बवेरिया, सैक्सोनी, बादेन नामक स्थानों पर राष्ट्रवादियों और लोकतंत्रवादियों ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासकों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। और प्रारंभ में तो जो है विद्रोहियों को सफलता मिली और बहुत से जो जर्मन राज्य थे उनमें उदार राजसत्ता स्थापित हो गई। लेकिन क्या था कि ये जो है अल्पकालिक ही साबित हुआ, ये ज़्यादा समय तक नहीं चली। क्योंकि जैसे जर्मनी की अगर हम बात करें तो मतलब प्रशा की अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक विलियम ने पुनः निरंकुश राजसत्ता की स्थापना कर ली। लेकिन 1848 में हुई फ्रांस की क्रांति ने निश्चित रूप से जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। फिर इसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है फ्रैंकफर्ट की संसद, पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट। देखिए, 31 मार्च 1848 की बात है कि जब जर्मनी को एक संघ बनाने के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट नामक एक स्थान है जर्मनी में, वहाँ पर एक संसद आमंत्रित की। ठीक है, इस संसद में 521 रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैंने आपको बताया कि जर्मनी 300 से ज़्यादा राज्यों में बटा हुआ था और उसमें 521 रियासतें थीं। तो लगभग 521 मतलब रियासतें ज़्यादा थी, लेकिन 521 रियासतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस संसद को पूर्व संसद का नाम दिया जाता है, वॉर पार्लियामेंट। वॉर मतलब VOR, वॉर पार्लियामेंट। ये जर्मन भाषा का शब्द है। वॉर का मतलब होता है, जर्मन में वॉर का मतलब होता है पूर्व। तो पूर्व संसद का इसको नाम दिया जाता है। इस संसद में ये निर्णय हुआ कि निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष के जो है अधीन चुनाव हो। ठीक है, संसद में जब ये वॉर पार्लियामेंट बुलाई गई तो इसमें यह निर्णय हुआ कि निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष के अधीन
एक आम संसद बुलाई जाए जिसमें संसदीय सरकार की स्थापना की जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। ऐसी गवर्नमेंट जिसका मतलब जो संसद एक ऐसी चुनी जाए जिसमें संपूर्ण जर्मनी का प्रतिनिधित्व हो। जैसे कि आज के समय में आप जानते हो कि संसद जो चुनी जाती है उसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे आप जानते हो कि हरियाणा में लोकसभा से 10 सांसद चुने जाते हैं, तो वो जो 10 सांसद हैं वो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी ही एक आम जो है संसद का चुनाव किया जाए, जिसमें और ये जो चुनाव हो ये सार्वभौम मताधिकार पर आधारित हो। जैसे आज के समय में होता है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी जो है वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह का एक निर्णय लिया गया और ये भी निर्णय लिया गया कि ये जो जर्मनी के एकीकरण की योजना और समस्त जर्मनी के लिए संविधान बनाने का इस संसद को उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए। यानी ये जो संसद बनाई जाएगी, मतलब अभी तो केवल एक पूर्व संसद बैठी थी। मैंने आपको बताया कि जो 521 रियासतों के जो प्रतिनिधि आए थे, अभी उसको हम पूर्ण रूप से संसद नहीं कह सकते, वो पूर्व संसद थी। यानी संसद से पहले एक संसद, एक बैठक, उसमें ये निर्णय लिया गया कि सारी जर्मनी से प्रतिनिधि चुने जाए और एक आम संसद की स्थापना की जाए, और यही संसद जो है ये सार्वभौम मताधिकार के अनुसार चुनी जाए, और यही संसद जो है आगे आने वाले समय में जर्मनी के लिए एक संविधान का निर्माण करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की तरफ जो है ये संकेत थे राष्ट्रवादियों के। तो देखिए, इसके तहत 1 मई 1848 को आम चुनाव हुए और 18 मई को राष्ट्रीय सभा का गठन कर दिया गया। अब ये जो सभा थी इसके अंदर थे 585 सदस्य। जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें लगभग 550 सदस्य होते हैं, इसमें 585 सदस्य थे, और इस राष्ट्रीय सभा को फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और 10 महीने के अंदर ही इसने समस्त जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार कर दिया। जैसे हमारी जो संविधान है उसको तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना हुई थी ना, इसी तरह से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने ही जो है कुछ ही दिनों में जो है जर्मनी के लिए 10 महीने में ही एक संविधान तैयार कर दिया, और इस संविधान के अनुसार ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग कर दिया गया, और प्रशा का जो राजा था, सम्राट था, ठीक है ना, उसको जर्मन साम्राज्य का अध्यक्ष बनाने का निश्चय किया गया। और इसके अलावा प्रशा के राजा को, जो प्रशा, मैंने आपको बताया ना कि प्रशा के अधीन ही जर्मनी के एकीकरण की बात हो रही थी, तो प्रशा के राजा को मुकुट और जर्मन लोगों का राजा की जो है उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यानी अब ये सोच लिया गया कि जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ है, फ्रेडरिक विलियम 4 है, उसको जो है जर्मनी का राजा स्वीकार कर लिया जाए। अब देखो, आप कहोगे कि ये तो राजतंत्र के तो खिलाफ था, लेकिन निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ था। ये जो राजतंत्र जिसकी स्थापना होने जा रही थी, ये तो वास्तव में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होने जा रही थी। तो देखिए, 3 अप्रैल 1849 को फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट थी उसका एक प्रतिनिधि मंडल जो है, मतलब वो गया सिम्पसन के नेतृत्व में, किसके पास? राजा के पास, जो जर्मनी का उस समय राजा था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो उससे जाके मिला और उसको सम्राट बनने का न्योता दिया। अब देखिए, ये यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि फ्रेडरिक विलियम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, राजा बनने के प्रस्ताव। वैसे वो राजा था, लेकिन वो राजा
जो अब जो बनने जा रहा था वो जनता की सहमति से, जनता की मर्जी से बनने जा रहा था। लेकिन उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो जनता से ये पद प्राप्त करना अपना अपमान समझता था। देखिए उसने इस अवसर पर क्या कहा, उसने कहा कि मैं मुकुट को गंदी नाली से उठाने को तैयार नहीं हूँ, कि जो मुझे सेहरा पहनाया जा रहा है, जो मेरी ताजपोशी की जा रही है, वो मैं आम जनता से लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और यदि वे इसे स्वीकार करेगा तो राजाओं के हाथों से ही करेगा, जनता से नहीं करेगा। गंदी नाली का मतलब कि आम जनता से, आम जनता की बात हो रही है। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट है वो बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई, और ये जो उदारवादियों की जो एकीकरण की योजना थी जर्मनी की, वो उस समय तो असफल हो गई। लेकिन राजमुकुट को ठुकराने के पश्चात छोटे छोटे राज्यों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाने का निश्चय कर लिया। मतलब हालांकि वो असफल हुए थे, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर ने इस तरह की गद्दी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन योजना जो है फिर से बनने लगी। छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे रेडोविट्स के नेतृत्व में 1849 को प्रशा, सैक्सनी और हैनोवर 3 राज्यों की एक लीग का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त उसने और छोटे छोटे राज्यों और जनता से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फिर जो है एक और सम्मेलन हुआ और उसको कहा जाता है एरफर्ट की संसद। एरफर्ट में 1850 में कुछ जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और एक बार फिर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस सभा में उत्तर और मध्य जर्मनी का ही प्रतिनिधित्व रहा, दक्षिणी जर्मनी का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, क्योंकि दक्षिणी जर्मनी में आते थे बवेरिया और वुटनबर्ग जैसे जो राज्य हैं, ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव में ज़्यादा है। अगर आप मैप में देखें तो जर्मनी के दक्षिण में है ऑस्ट्रिया, तो जर्मनी के जो दक्षिण के राज्य थे ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव में ज़्यादा थे। तो इन्होंने ये जो है ना प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी अपनी राजनीति थी। ये ऑस्ट्रिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो देखिए ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। प्रशा को ऑस्ट्रिया के सामने झुकना पड़ा और फिर एक संधि कर ली गई, ओल्ड मल्ड्स की संधि 1850 में ही इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। और इस संधि की शर्तों के अनुसार प्रशा ने एकीकरण का जो विचार था वो छोड़ दिया और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में पुराने जर्मन जो संघ बना रखा था उसको फिर से स्वीकार कर लिया। तो इसको इस प्रकार जो है प्रशा को फिर अपमान सहन करना पड़ा। इसके बाद जो है क्या हुआ कि फ्रेडरिक विलियम फोर दिमागी रूप से, जहनी रूप से वो मरीज हो गया। उसका ये कह लो कि मेंटल डिसबैलेंस हो गया और 3 वर्षों तक उसका जो भाई था विलियम, वो राज्य का जो है कार्यभार वो जो है चलाता रहा। लेकिन 1861 में फ्रेडरिक विलियम फोर की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात फिर विलियम जो है प्रशा का शासक बना। हालांकि विलियम भी एक योग्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था और सुलझे हुए विचारों वाला था। तो उसका मानना था कि प्रशा में निरंकुश राजतंत्र के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, उसका ये मानना था। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था, वो कहता था कि निरंकुश राजतंत्र के अधीन ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। तो इस उद्देश्य से उसने अपनी सेना का पुनर्गठन करने का निर्णय कर लिया। उसने कहा कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें शक्ति से करना होगा और शक्ति के लिए जो है एक
बहुत अच्छी सेना की आवश्यकता है। तो उसने क्या किया, वॉन रून को तो उसने युद्ध का मंत्री बनाया और वॉन मोल्तके को उसने अपना सेनापति बनाया। इन दोनों व्यक्तियों की सलाह से उसने सेना में सुधार करने की योजना तैयार की। बहुत से नए रेजिमेंट बनाए उसने और क्या था कि जो जितने भी सुधार करने थे उसके लिए प्रशा की प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति ज़रूरी थी। अब क्या था कि उस समय जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिनिधि सभा, वो वॉन रून को के सैनिक सुधारों को प्रतिक्रियावादी मानते थे, रिएक्शनरी मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। तो जो मैंने आपको बताया कि प्रतिनिधि सभा थी, उसने बजट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो बजट सेना के सुधार में जो है खर्च किया जाना था, वो बजट पास करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ कि विलियम प्रथम ने वो संसद भंग कर दी और फिर नए चुनाव करवा दिए। उसने सोचा ठीक है, अगर संसद नहीं चाहती कि सैनिक सुधार हो तो उसने संसद को भंग करने की शक्ति थी उसके पास, उसने संसद को भंग कर दी और नए चुनाव करवाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार फिर उदारवादी जो थे उनको सफलता मिली। तो अब संसद और यानी उदारवादियों और राजा के बीच में एक संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया और विलियम प्रथम अपने सैनिक सुधारों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति में वॉन रून ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त करने की सलाह दी सम्राट विलियम को। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क उस समय फ्रांस में प्रशा के राजदूत के रूप में काम कर रहा था। अब देखो, अब बिस्मार्क की एंट्री होती है जर्मन यूनिफिकेशन में। तो देखिए क्वेश्चन जो है किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को बताएं या जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। और क्वेश्चन इससे भी इस तरह भी आता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो बिस्मार्क का योगदान है। अब तक जो हमने पढ़ा ना वो जर्नल है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में बताएं, तो जो हमने अब तक पिछला पढ़ा है वो सारा बताना होगा और अब जो आगे पढ़ेंगे वो सारा बताना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, तो केवल अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये बताना है। तो ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एंड जो हो रहा है ना, इस जो आज हमने पढ़ा है वो उस पर हो रहा है कि बिस्मार्क को जर्मनी का जो है चांसलर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।